स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपने जो 2025 की सभी योजनाएं हैं, ठीक है, उनको अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई योजनाएं हैं, तो उन सबको कंपाइल करके अपने एक ही जगह पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपने जितनी भी 25 फ्लैगशिप स्कीम्स थी उनको अपने कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ये देखो यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ से आप फ्लैगशिप स्कीम का वीडियो देख सकते हो पूरा। अब आज अपने करने वाले हैं जो भी लेटेस्ट योजनाएं अभी राजस्थान सरकार और भारत सरकार की है, ठीक है, जो कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दी हुई थी, और उनमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स अपने सुजस से भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी क्लास जो है वो कंसेप्ट और एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में होगी। पहले मैं आपको एक एमसीक्यू बताऊंगा, आप खुद करने की ट्राई करना, क्योंकि आप भी इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, सर्वे आपने पढ़ा है, तो आप खुद करने की ट्राई करना। फिर मैं आपको उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, पूरी योजना आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अब अपने सबसे पहले तो इसमें, हाँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने राजस्थान का आर्थिक समीक्षा जो है वो पूरा का पूरा आपको फ्री इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और अलग क्रांतिकारी अंदाज में अपने अब उसको पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन मोड में। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने नवीनतम और चर्चित योजनाओं को बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जो 2025 के अंदर रिलीज हुई है जो योजनाएं, या फिर ऐसी पुरानी योजनाएं जो किसी कारणवश जो है करंट अफेयर्स में चर्चा में रही थी, वो योजनाएं भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो योजना है वो आती है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। सबसे पहले आप एक एमसीक्यू देख लें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और खुद इसका आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये कर लिया। अब एक और एमसीक्यू कर लो इस पर, ये बड़ा। ठीक, ये भी कर लिया। अब आते हैं ये योजना क्या है। तो ये है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि वर्ष 2026 के अंदर आई है। कब आई है? वर्ष 2026 के अंदर। ठीक है, अब इस योजना की अगर अपने बात करें जारी तिथि, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं कि इसकी जो जारी तिथि है वो 12 जनवरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आर्थिक समीक्षा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें इसकी जारी तिथि लिखी हुई है 15 जनवरी 2026। ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग देखोगे तो 15 जनवरी 2026 ही है। आर्थिक समीक्षा ओरिजिनल में 15 जनवरी 2026 लिखी हुई है, लेकिन सूजस के अंदर ये जो है वो 12 जनवरी बताई गई। ठीक है, तो दोनों ही डेट जो है वो सही मानी जाएगी। अगर दोनों ही ऑप्शन में है देन फिर वो प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, देखो अब ये योजना है क्या एक्चुअली में, सबसे इंपॉर्टेंट योजना है ये। तो अब योजना का उद्देश्य तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि युवाओं को जो है अपने को रोजगार प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपने उद्देश्य की बात करें तो सिंपल है कि जो आपके युवा है, अब युवा के अंदर कौन आते हैं, आयु वर्ग बता दो युवा का। तो युवा 18 वर्ष से लेकर जो 45 वर्ष का आयु वर्ग है वो किस में आता है? वो युवा में आता है। ठीक है, 18 से 45 तक वाला युवा हुआ। तो एक तो आयु वर्ग ध्यान रखना है, इसका आयु वर्ग है 18 से 45 वर्ष के युवा। ठीक है, इसके बाद कितने युवाओं को रोजगार के अवसर देने हैं? तो 1 लाख जो युवा है उनको रोजगार के अवसर अपने को प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, 1 लाख युवाओं को। अब रोजगार के अवसर अगर अपने को प्रोवाइड करवाने हैं तो बेसिकली इसके लिए क्या क्या काम उनको करना पड़ेगा, सरकार आपकी क्या क्या सहायता कर सकती है इसमें। सबसे पहले तो जैसे मान लो मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूं और उस स्टार्टअप के लिए मुझे आवश्यकता है फंड की। ठीक है, तो फंड की आवश्यकता है, यानी कि मुझे लोन की आवश्यकता है बेसिकली। तो वो लोन जो है वो आपको मिलेगा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से। जो भी वित्तीय संस्थान है, जैसे रिको है मान लो, है ना, लघु आरएफसी है मान लो, इसके अलावा रुडसिको है। तो ये जो संस्थान जो कि ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे वित्तीय संस्थान जो ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, उनके माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहला लाभ तो यही है। दूसरा है मार्जिन मनी सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब ये कितनी करवाई जाएगी ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्जिन मनी क्या होती है? बेसिकली डाउन पेमेंट होती है। डाउन पेमेंट इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो 10 लाख रुपए की कार ली आपने, या आप 10 लाख रुपए की कार ली और उस पर
जो डाउन पेमेंट करते हो आप, जैसे कि 3.5 लाख रुपए भर दिए और बाकी किस्त है ना, बाकी की किस्त बांध ली, ठीक है, तो ये जो भरे हैं इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट या मार्जिन मनी बेसिकली, ठीक है। तो ये मार्जिन मनी सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, कितनी करवाई जाएगी आगे देखेंगे। इसके अलावा एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ठीक है, इसका शुल्क लगता है, उसका भी पुनर्भरण किया जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। ये है CGTMSE, ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये भारत सरकार और सिडबी जो है, इंडियन गवर्नमेंट और जो सिडबी है, इन्होंने मिलकर इसको स्थापित किया था। कब? वर्ष 2000 के अंदर। और ये क्या करती है, जो भी लघु और मध्यम लघु और जो सूक्ष्म उद्यमी है, लघु और सूक्ष्म उद्यमी जिनके पास में गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं है, उनको ये 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाता है। 5 करोड़ रुपए तक का क्या प्रोवाइड करवाता है? लोन, ठीक है। ये जो 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाता है, किसने स्थापित किया था इसको? इंडियन गवर्नमेंट और सिडबी ने, वर्ष 2000 के अंदर, ठीक है। और ये लघु और सूक्ष्म उद्यमी जिनके पास में संपत्ति जो है वो गिरवी रखने के लिए नहीं है, उनको 5 करोड़ रुपए तक का लोन ये प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो शुल्क है जो 5 करोड़ रुपए तक का है, इसका भी पुनर्भरण किया जाएगा, ये भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन लाभ है, एक तो ब्याज मुक्त ऋण, एक मार्जिन मनी में सहायता, और एक ये जो CGTMSE है, इसका शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा। अब आते हैं कि कितना ब्याज अनुदान मिलेगा, कितनी मार्जिन मनी जो है सहायता मिलेगी। तो इसके अंदर क्या क्या काम होगा? पहले तो युवाओं को कैसे अपने स्वरोजगार प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो भी वित्तीय संस्थान है वो आपको मार्जिन मनी प्रोवाइड करवाएंगे और 100% ब्याज अनुदान देंगे। ब्याज अनुदान कितना होगा? 100% ब्याज अनुदान इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। मार्जिन मनी 100% नहीं है, वो कितनी है वो आगे देखेंगे। इसमें किसके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा? मान लो किसी युवा को उद्यम स्थापित करना है, या फिर उसको अपने उद्यम का विस्तार करना है, या उसको विविधीकरण करना है, मान लो, ठीक है ना, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करना है, ठीक है। विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन करना है उस उद्यम को, या फिर उसको मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना है उसका, चाहे मशीनरी के लेवल पर हो, चाहे वो पेमेंट के लेवल पर हो, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए जो है उसको मार्जिन मनी सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी और 100% ब्याज अनुदान मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये है, प्रोविजंस को अच्छे से समझना है। इसमें आवेदक और किस प्रकार से उनको 100% ब्याज अनुदान मिलेगा, तो इसमें आप समझ लेना कि जो 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा पास वाले आवेदक हैं, जो 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा पास वाले जो आवेदक हैं, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर 8वीं कक्षा से लेकर जो 12वीं कक्षा पास तक के जो आवेदक हैं, ठीक है, उनको कितना लोन इसमें मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ब्याज अनुदान जो प्रोवाइड करवाया जाएगा, मैक्सिमम कितना ब्याज अनुदान उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। 100% का मीनिंग ये नहीं है सारा ही, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करवाया, ऐसे नहीं है कि 100 करोड़ का ही उद्यम स्थापित कर लिया, वो नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कितना ब्याज अनुदान प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो 2 अलग अलग सेक्टर में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर कोई सर्विस है या फिर कोई व्यापार है, तो उसके अंदर उसको 3.5 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान प्रोवाइड करवाया जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर वो मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहता है, विनिर्माण क्षेत्र है, तो उसके अंदर उसको लगभग दुगना, आप मान लो 7.5 लाख रुपए जो है वो ब्याज अनुदान मिलेगा, ठीक है। आवेदक कौन सा है? जो 8वीं से 12वीं कक्षा पास तक का है, ठीक है। उसको सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंदर तो 3.5 लाख रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा, और विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 7.5 लाख रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। और मार्जिन मनी कितनी मिलेगी? जो डाउन पेमेंट है वो उसको मिलेगी, जो भी ऋण राशि है उसका 10%, जो ऋण राशि है उसका कितना? 10%, जो लोन की अमाउंट है उसका 10% जो है उसको मार्जिन मनी दी जाएगी, और मैक्सिमम 35,000 रुपए तक, या फिर जो भी इन दोनों में से कम है वो मिलेगा, ठीक है। ये आगे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। फिर दूसरा आवेदक इसमें आता है, अगर कोई मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने स्नातक कर रखी है, या किसी के पास मान लो ITI का सर्टिफिकेट है, या उससे भी कोई उच्च योग्यता है, तो ऐसे आवेदक अगर
उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं तो उनको सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंदर तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जो है ब्याज अनुदान मिलेगा, और विनिर्माण क्षेत्र में उनको मिलेगा 10 लाख रुपए तक का। तो सिंपल है, एक ट्रिक बता देता हूं, विनिर्माण क्षेत्र का जो ब्याज अनुदान है वो सेवा और व्यापार क्षेत्र का लगभग दुगुना है। जैसे 3.5 का दुगुना 7 होता है, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा है दुगने से, और यहां तो सीधा सीधा दुगुना है, 5 का दुगुना 10। ठीक है, और इसमें जो मार्जिन मनी है वो सेम ही है, ऋण राशि का 10% ही है मार्जिन मनी, लेकिन जो राशि है इसमें वो 50,000 रुपए है। ठीक है, क्योंकि स्नातक है तो ऊपर 8वीं 12वीं से तो ज्यादा ही होगी, तो 35,000 रुपए तक की तो दी जाती है 8वीं से 12वीं कक्षा पास वाले को, और स्नातक या ITI सर्टिफिकेट वाले को 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाती। अब इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। देखो, जो 8वीं से 12वीं कक्षा पास किया जो आवेदक है उनको सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंदर, सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंदर जो ब्याज अनुदान उनको मिलेगा वो मिलेगा 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद में जो आपके विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो है विनिर्माण, वहां पर उसको इसका लगभग दुगुना, तो दुगुना तो 7 होता है लेकिन ये पॉइंटों में रखना है इसको, तो 7.5 लाख जो है विनिर्माण क्षेत्र के अंदर ब्याज अनुदान उसको मिलेगा। और मार्जिन मनी की अगर अपने बात करें तो मार्जिन मनी जो है वो लोन अमाउंट का 10% है, लोन अमाउंट का 10% है। ठीक है, और अधिकतम कितनी है वो 35,000 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी कम है वो दिया जाएगा, इसको मैं आगे समझाता हूं आपको अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर आता है, अगर मान लो वो ग्रेजुएशन है या फिर ITI है, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट है उसके पास, तो उसको सर्विस सेक्टर के अंदर तो ये जो है ये दिए जाएंगे 5 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र में दुगुना 10 लाख रुपए तक का। मार्जिन मनी कितनी दी जाएगी, तो मार्जिन मनी उसको यहां पर भी 10% ही मिलेगी, लेकिन राशि हो जाएगी 50,000 रुपए। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी कोचिंग है, ठीक है, मुझे उसके लिए लोन लेना है। ठीक है, इस योजना के तहत मैं आवेदन कर देता हूं MSME के तहत, तो मुझे मान लो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो अब मेरी जो कोचिंग है, पहली बात तो वो विनिर्माण में आएगी या सेवा में आएगी, तो वो सेवा में आएगी, सर्विस के अंदर आएगी। तो सर्विस के अंदर आएगी तो मुझे मान लो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का मैंने लोन लिया, जिसमें से कि 3.5 लाख रुपए जो है, 3.5 लाख, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन वाला हूं तो मुझे तो और ज्यादा मिलेगा, कितना 5 लाख। चलो इसका उदाहरण लेके चलते हैं। 3.5 लाख रुपए का मान लो मुझे अनुदान मिल गया, तो मुझे कितने पे करने हुए 6.5 लाख। 6.5 लाख पे करने में 3.5 लाख तो मेरे फ्री हो गए, सीधे सीधे अनुदान ही मिल गया, मुझे ग्रांट ही मिल गया सरकार की ओर से। अब ये जो 6.5 लाख है, इसमें से भी जो 10% है इसका, जो कि लगभग हो गए 65,000 रुपए, 10% दी जाएगी मार्जिन मनी सहायता। मार्जिन मनी ये इतनी मार्जिन मनी है 6.5 लाख रुपए जो मुझे पे करनी है मान लो। ठीक है, उसमें से भी सरकार और हेल्प कर रही है मेरी कि 10% हम और सहायता दे रहे हैं आपको, जो मार्जिन मनी है उसका 10% बना है इसका 65,000। ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम मार्जिन मनी सहायता सिर्फ 35,000 रुपए तक ही दे पाएंगे, और अगर आप स्नातक वाले हो तो हम आपको 50,000 तक दे पाएंगे। लेकिन यहाँ तो 65,000 मन की 10,000 के 10 लाख के लोन में, तो फिर ये 35,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा ना वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, या तो 10% करवाया जाएगा राशि का, ठीक है, या फिर 35,000 रुपए प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी कम होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी योजना है जो सबसे लेटेस्ट में आई है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसकी डेट को लेकर भी आपको जो भी कंफ्यूजन था वो भी आपका शायद शॉर्ट आउट हो गया होगा। ठीक है, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना 12 जनवरी 2026 को जारी की गई है, इसको एक बार सही ही मानते हैं। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्वे में लिखा हुआ है 15 जनवरी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य जो है वो राज्य के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ये 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग को टारगेट करती है, 40 वर्ष के नहीं करती। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्नातक योग्यता वाले जो आवेदक हैं उनके लिए विनिर्माण क्षेत्र के अंदर अधिकतम सहायता राशि 10 लाख रुपए निर्धारित है। बिल्कुल, 5 लाख तो सेवा क्षेत्र में है और विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 10 लाख रुपए, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर आता है ऋण राशि का 15% मार्जिन मनी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये गलत है, कितना करवाया जाएगा? 10%। 10% मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। अब इसने पूछा है कि कौन से कथन जो है वो असत्य हैं। ठीक है, तो देखो इसमें असत्य में वैसे तो होने चाहिए 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 के साथ में 1 भी दे रखा है, तो फिर 1 भी यहाँ असत्य माना जाएगा, क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। तो 15 जनवरी ही सर्वे में दी हुई है इसकी डेट, लेकिन 12 जनवरी भी सही है, कोई डाउट नहीं है उसमें, सूजस पे दी हुई है 12 जनवरी डेट, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यही इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी योजना पर, कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा पास जो आवेदक हैं उनके लिए सेवा और व्यापार क्षेत्र, उसके अंदर अधिकतम कितनी ऋण राशि निर्धारित है? तो सेवा और व्यापार के अंदर है 3.5 लाख और विनिर्माण में है 7.5 लाख, तो 3.5 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी पहली योजना थी। अब नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप ये एमसीक्यू देख लो, जो कि है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर। ठीक है, इसको आप करने की कोशिश करो, फिर अपने इस योजना को कंप्लीट पढ़ते हैं। एक प्रश्न ये भी कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं योजना को। अगली योजना जो है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये भी वर्ष 2025 की योजना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, अब ये जो योजना है इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है धन। धन का मीनिंग क्या है? धन का मीनिंग है किसानों की आय में वृद्धि करना, और धान्य का मीनिंग है धान से रिलेटेड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? आप बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि वैसे तो धन प्लस यही होता है, धन से ही बना है वर्ड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है, फसल विविधीकरण जो है उसको बढ़ावा देना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है धन और धान्य। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये योजना घोषित कब हुई थी। तो इस योजना की जो घोषणा है वो बजट 2025-26 के अंदर की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2025-26 के अंदर इसकी घोषणा की थी, और इसको जो स्वीकृति मिली है, ठीक है, वो आप लिख लें यहाँ पर। इसको जो स्वीकृति मिली है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को जो स्वीकृति मिली है वो मिली है 16 जुलाई 2025 को। 16 जुलाई 2025 को जो है इसको स्वीकृति मिली है। ठीक है, घोषणा वर्ष 2025-26 में हो गई थी बजट में, और इसको जो स्वीकृति मिली है वो 16 जुलाई 2025 को मिली है। और उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो कृषि की उत्पादकता है उसको बढ़ाना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, एक तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसके अलावा फसल का विविधीकरण जो है, अलग अलग टाइप की फसलें उत्पादित करना, बुआई करना, फसल विविधीकरण जो है इसको बढ़ाना, इसके साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ये मीनिंग होता है धन धान्य का, किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि करना। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। घोषणा हुई थी 2025-26 में, और 16 जुलाई 2025 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। अगर बात करें इस योजना की अवधि की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस योजना की अवधि 6 वर्ष है, ना कि 5 वर्ष है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस योजना की अवधि जो है वो 6 वर्ष की है, ना कि 5 वर्ष की। अब अगर अपने बात करें इस योजना के प्रोविजंस या स्पेशल फैक्ट्स की, तो सबसे पहले तो इस योजना के अंदर जो है वो कितने मंत्रालयों की योजनाओं का एकीकरण किया गया है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इस योजना के तहत आपको
11 जो मंत्रालय हैं, 11 मंत्रालय और जो विभाग हैं, इनकी टोटल 36 योजनाओं को एकीकृत किया गया है इसमें। कितनी योजनाओं को? 11 मंत्रालय या विभागों की 36 जो योजनाएं हैं उनको इसमें एकीकृत किया गया है। ठीक है, 11 मंत्रालय और विभागों की 36 प्रमुख योजनाएं, जो यहाँ पे मैंने मिस किया वो आप लिख लेना, 36 योजनाओं को जो है इसमें एकीकृत किया गया है। इसके अलावा देश के टोटल कितने जिले इसमें लिए गए हैं? तो 100 जिले लिए गए हैं। 100 जो आकांक्षी कृषि जिले हैं उनके समग्र कृषि विकास के लिए इस योजना का गठन किया गया है। तो कितने जिले लिए गए हैं? 100 जिले हैं, 11 मंत्रालय हैं, 36 योजनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर ये जो 100 जिले लिए गए हैं तो इन 100 जिलों में से राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। राजस्थान के पहला तो सवाल ये है, राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं? तो टोटल तो इसमें 8 जिले हैं राजस्थान के। राजस्थान के कितने जिले हैं? इसमें से 100 में से 8 जिले जो हैं वो राजस्थान के। कौन कौन से हैं इसको आप समझ लो। देखो सिंपल सा है, जो अपने जोधपुर संभाग के जिले हैं उन पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जोधपुर हो गया, ठीक है, जोधपुर के साथ साथ में आपका आ गया बाड़मेर, फिर जैसलमेर आ गया, फिर पाली आ गया, फिर आपका जालौर आ गया। ठीक है, ये आपके एक सिरोही को छोड़ दो और फलौदी अभी नया बना, पुराने वाले जो 6 जिले हैं उसके हिसाब से देखोगे तो 5 जिले तो इसमें जोधपुर संभाग के ही हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल 8 में से 5 जिले तो हैं जोधपुर संभाग के, सिरोही एक नहीं है, बस ऐसे समझ लो। पुराने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जोधपुर डिवीजन। ठीक है, सिंपल। कौन कौन से जिले हैं? आपको ज्योग्राफी आती है तो बहुत इजीली समझ सकते हो। एक है जोधपुर, ठीक है, एक आपका है जैसलमेर, एक है जालौर, 3 तो जे ही हैं बेसिकली, एक है बाड़मेर, ठीक है, एक बाड़मेर है और एक है पाली। ठीक है, ये 5 जिले हैं। इसके अलावा जो बाकी के 3 जिले हैं उसमें इनके पास वाले ही हैं, पास में इनके बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग के 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले ये हो गए, बीकानेर और चूरू। बेसिकली ये मरुस्थली जिले ले रहे हैं। ठीक है, और एक जो जिला है वो नागौर आ जाएगा फिर। ठीक है, नागौर। तो ये एक आपका अजमेर संभाग का आ गया। तो इस प्रकार से ये 8 जिले हैं, जिसमें से 5 तो जोधपुर संभाग के ही हैं। बेसिकली ये मरुस्थली जिले आप समझ सकते हो, और 2 बीकानेर के हो गए, बीकानेर चूरू, और एक हो गया नागौर। तो ये राजस्थान के 8 जिले जो हैं वो धन धान्य योजना के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न पर। आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी आपको। सिंपल मैं समझा देता हूं कि भारत सरकार का जो बजट था 2025-26 का, उसके अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है इसकी घोषणा हुई थी और उसको स्वीकृति मिली 16 जुलाई 2025 को। उद्देश्य बहुत सिंपल था, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। और इसके लिए 11 जो मंत्रालय हैं उनकी टोटल 36 योजनाओं को एकीकृत किया गया। 100 आकांक्षी जिले जो देश के हैं उनको चुना गया। उनमें से राजस्थान के 8 जिले चुने गए, जिसमें से 5 जोधपुर संभाग के जिले हैं सिरोही को छोड़कर, और 2 जिले बीकानेर और चूरू, और इसके अलावा एक नागौर है। ठीक है, अब प्रश्न को करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस योजना के बारे में दिए गए तथ्यों का विश्लेषण कीजिए। पहला है, इस योजना की घोषणा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए की गई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, योजना की कुल अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। गलत है। कितनी है? 6 वर्ष। कितनी है इसकी अवधि? 6 वर्ष की। ठीक है, फिर है, राजस्थान के कुल 10 आकांक्षी कृषि जिलों को इसमें चयनित किया गया है। बिल्कुल गलत है। कितने किए गए हैं? 8। राजस्थान के कितने जिले हैं? 8। इस योजना में 11 मंत्रालय और विभागों की प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया। बिल्कुल सही है, 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को। ठीक है, फिर पूछा है सही कूट बता दीजिए। तो सही कूट 1 और 4 है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 और 4 सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला चयनित जिलों की सूची में शामिल नहीं है। तो सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये राजस्थान का मैप है जो बहुत गंदा बनाया मैंने, ठीक है, उसके अंदर ये वाला जो एरिया है यहां तक पूरा का पूरा,
ठीक है, जो कि जोधपुर संभाग है पूरा का पूरा। उस जोधपुर संभाग में एक सिरोही को अगर छोड़ दें तो बाकी पुराने वाले जो 5 जिले हैं, अब इसमें बालोतरा और फलौदी नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, पुराने वाले 5 जिले तो हैं ही। इसके अलावा इसके पास में जो नागौर है वो भी शामिल है 6, और ऊपर इसके पास में बीकानेर और चूरू इधर शामिल है। ठीक है, तो ये टोटल 8 जिले इसमें शामिल हैं। बाड़मेर बिल्कुल शामिल है, जालौर शामिल है, बीकानेर शामिल है, पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, जयपुर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, करने की कोशिश करो, फिर ये योजना करते हैं। अगली योजना जो है वो है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। बेसिकली ये डेयरी विकास से रिलेटेड योजना है। राज सरस, सरस नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा। सुरक्षा, सुरक्षा का मीनिंग है आपके बीमा। सुरक्षा और बीमा दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स, आप समझ लो। बीमा का मीनिंग ही सुरक्षा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये बीमा से रिलेटेड है। कवच और है वर्ड, ठीक है, आगे बीमा वर्ड भी आ गया। अब इस योजना का बेसिकली 9th चरण जो है वो स्टार्ट हुआ है। कौन सा चरण स्टार्ट हुआ है? 9th चरण। कब से? 1 फरवरी 2025 से। कब से स्टार्ट हुआ है? 1 फरवरी 2025 से। और इसकी अवधि कितनी है? तो 1 साल की है, 31 जनवरी 2026 तक के लिए। इसका जो 9वां चरण है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 9th फेज जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 फरवरी 2025 से, और अवधि 1 साल की है, 31 जनवरी 2026 तक की। ठीक है, क्या योजना है बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं इसमें सिंपल। अगर मान लो दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो दुर्घटना में 3 स्थितियां हो सकती है। दुर्घटना होने पर जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, 3 स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति आपकी मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा, आप पूर्ण विकलांग हो सकते हो। आपके दोनों हाथ कट सकते हैं या दोनों पैर कट सकते हैं या अन्य दोनों आंखें फूट सकती है। कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तीसरी स्थिति है आंशिक विकलांगता, जिसमें हो सकता है आपका एक पैर कट जाए, या हो सकता है एक हाथ कट जाए, या एक आंख फूट जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आंशिक विकलांगता की स्थिति, अपंगता बोल लो चाहे। हाँ, तो ये जो योजना है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसमें मृत्यु होने पर जो दुर्घटना बीमा दिया जाता है वो दिया जाता है 5 लाख रुपए का। कितना दिया जाता है परिवार वालों को? 5 लाख रुपए तक का। अगर किसी में पूर्ण अपंगता आ गई, ठीक है, तो उसको दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। यानी मृत्यु और पूर्ण अपंगता दोनों को समान माना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, दोनों में ही प्रोवाइड करवाए जाए। लेकिन मान लो आंशिक विकलांग हुआ, एक हाथ ही कटा, तो फिर 2.5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना है। ठीक है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एक प्रकार से जिसमें दुर्घटना से मृत्यु होने या पूर्ण स्थायी अपंगता होने की स्थिति में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कब से नया चरण स्टार्ट हुआ है? 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इसका चरण चलेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का जो 9वां चरण है उसके अंतर्गत जो देय लाभ है उसके संबंध में सत्य कथन पहचानिए। पहला, ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी है, बिल्कुल सही है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की राशि देय है, बिल्कुल गलत है। कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। आंशिक स्थायी अपंगता पर 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है, ये भी सही है। और पूछा इसने क्या है? सत्य पूछा है, तो सत्य इसमें है 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। अगला जो है वो है एक MOU। ठीक है, एक MOU है जो 2025 के अंदर हुआ है, और ये MOU है डिजिटल तारामंडल के निर्माण के लिए। ठीक है, ये जो MOU हुआ है ये हुआ है डिजिटल तारामंडल के निर्माण के लिए। 2022 के अंदर कोटा के अंदर डिजिटल तारामंडल के निर्माण के लिए MOU हुआ था, और अब 2025 के अंदर राजस्थान के 2 और शहर जो हैं उनके अंदर तारामंडल जो है
बेसिकली उसका निर्माण किया जा रहा है। तारामंडल, प्लेनेटेरियम, डिजिटल तारामंडल जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन से शहरों के अंदर? तो एक तो शहर है जोधपुर और एक आपका आ जाएगा उदयपुर। अब ये क्या चीज होता है डिजिटल तारामंडल? तो ये आप जानते हो, जैसे आपने जयपुर में अगर टेक्नोलॉजी वाला पार्क देखा है तो बिल्कुल उससे थोड़ी सी अलग टाइप की है, लेकिन थीम वही है बेसिकली। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? तो इसमें एक तो जैसे जो स्पेस एजुकेशन है उसकी जानकारी मिलेगी आपको। इसके अलावा कॉस्मिक जर्नीज जो हैं, जो ब्रह्मांडीय यात्राएं हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टार जो हैं, तारे जो हैं, उनका बर्थ और डेथ, उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3D स्पेस सिमुलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डिजिटल तारामंडल के अंदर। जोधपुर और उदयपुर इन दो शहरों में बनेगा। अब ये MOU कब साइन हुआ है? पहली बात तो पहले तो कहाँ बनेगा? तो जोधपुर और उदयपुर में। फिर MOU साइन हुआ है 4 जुलाई 2025 को, ये बात ध्यान रखना। MOU साइन कब हुआ है? 4 जुलाई 2025 को। लागत की अगर बात करें तो प्रत्येक तारामंडल की, जोधपुर वाले की भी और उदयपुर वाले की, 13 करोड़ रुपए है। ठीक है, 13 करोड़ रुपए की लागत से ये डिजिटल तारामंडल बनाए जाएंगे। अब ये MOU किन के बीच में साइन हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, एक तो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, एक तो इसके बीच में हुआ है। इसके अलावा राजस्थान सरकार का जो DST है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके बीच में हुआ है। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ साइंस म्यूजियम, जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, और जो DST है राजस्थान सरकार का, इन तीनों के बीच में 4 जुलाई 2025 को MOU हुआ है, जिसके तहत जोधपुर और उदयपुर शहरों के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल तारामंडल जो है उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या कह रहा है कि जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल तारामंडलों यानी कि प्लेनेटेरियम के निर्माण हेतु हस्ताक्षरित MOU के संदर्भ में क्या चीज सही है? पहला दिया हुआ है MOU पर 4 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए, बिल्कुल सही है। प्रत्येक तारामंडल की निर्माण लागत 13 करोड़ रुपए होगी, बिल्कुल सही है। इसमें केवल राजस्थान सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शामिल है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें संस्कृति मंत्रालय भी शामिल है और इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भी शामिल है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी समझौते का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा है, क्या सही है? तो सही 1, 2 और 4 है, तो इसका A ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पहले तो ये प्रश्न देख लो आप, फिर करते हैं इस योजना का पोस्टमार्टम। ये जो योजना है ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हमने PM स्वनिधि 2.0 कहा है। ठीक है, इस योजना को अगर अपने देखें तो ये है PM स्वनिधि 2.0, PM स्वनिधि 2.0। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स नाम से स्पष्ट हो रहा है किन के लिए योजना है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, आत्मनिर्भर उनको बनाना है। ठीक है, उसके लिए इसका पुनर्गठन किया गया, क्योंकि ये 2.0 है, इसका मतलब 1.0 पहले आ गया होगा। ठीक है, अब इसका पुनर्गठन हुआ है। अब जब इसका पुनर्गठन हुआ है तो इसके अंदर कब हुआ है? पहली बात तो 9 सितंबर 2025 को। ठीक है, PM स्वनिधि 2.0 आई है 9 सितंबर 2025 को, 9 सितंबर 2025 को। इसके अंदर 2 मिनिस्ट्रीज को जो है वो क्रियान्वित करेगी। एक तो आपको पता ही है शहरी और जो आवासन कार्य मंत्रालय है, शहरी व आवासन जो कार्य मंत्रालय, क्योंकि शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो एक तो वो हो गया। इसके अलावा इसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है। ठीक है,
भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है और उसके साथ साथ वित्त मंत्रालय जो है उसके द्वारा अब इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, कब इसका पुनर्गठन हुआ है? 9 सितंबर 2025 को। अगर इसकी अवधि की बात करें तो ये है मार्च 2030 तक। कब तक है? मार्च 2030 तक। तो मोटा मोटा आप मान सकते हो 5 साल की अवधि है। ठीक है, मार्च 2030 तक जो है वो योजना है। ठीक है, अवधि में विस्तार की बात करें तो मार्च 2030 तक इसका विस्तार कर दिया गया क्योंकि 2.0 वर्जन है। अब ये जो योजना है ये काम क्या करती है बेसिकली? ठीक है, इसका प्रावधान क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइलिंग है उसके द्वारा केंद्र सरकार की जो 9 कल्याणकारी योजनाएं, कितनी 9 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर जो है स्ट्रीट वेंडर्स और उनके जो परिवार हैं उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो प्रोफाइलिंग है उसके माध्यम से, और केंद्र सरकार की जो 9 कल्याणकारी योजनाएं हैं इसके अंदर, ठीक है ध्यान रखना, 9 कल्याणकारी योजनाएं, उनसे स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़कर उनको और उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेसिकली सशक्त बनाना है। ठीक है, उसके लिए योजना है पीएम स्वनिधि 2.0। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, कैसे वेंडर्स की पहचान होगी, कैसे उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, वो आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो इसमें नवीन जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे पहले 3 ऋण श्रेणियां निर्धारित की गई है। ठीक है, इसमें जो ऋण श्रेणियां डिवाइड की गई है वो मैं आपको बता देता हूं। 3 ऋण श्रेणियां इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, एक है 15,000 रुपए की, एक आपकी इसमें है 25,000 रुपए की, और एक है 50,000 रुपए की। 15, 25 और 50। ठीक है, 15, 25 और 50,000 रुपए, ये 3 ऋण श्रेणियां हैं। ठीक है, 3 ऋण श्रेणियां हैं और इन तीनों पर ही जो ब्याज अनुदान प्रोवाइड करवाएगी केंद्र सरकार के द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। 7% वार्षिक जो है वो ब्याज अनुदान जो है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाएगी इन तीनों पर, चाहे आप 15,000 तक का ऋण लो, चाहे 25,000 तक का लो, चाहे 50,000 का लो, सब पर एक समान ब्याज अनुदान मिलेगा 7%। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोविजन और किया गया है, अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो डिजिटल लेन देन करते हैं फोन पे इनके थ्रू, ठीक है ना, गूगल पे, पेटीएम, अगर ये डिजिटल लेन देन करते हैं तो इनको 1200 रुपए तक का जो है वो कैशबैक दिया जाएगा। 1200 रुपए तक का क्या दिया जाएगा? कैशबैक। और अगर ये 2,000 रुपए से अधिक का डिजिटल लेन देन करते हैं, 2,000 रुपए से अधिक का डिजिटल लेन देन करते हैं तो इनको 400 रुपए एक्स्ट्रा भी पे किए जाएंगे कैशबैक के रूप में। 400 रुपए एक्स्ट्रा भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त कैशबैक 400 रुपए का, यानी डिजिटल लेन देन अगर ये करते हैं तो 1200 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा, और अगर ये 2,000 रुपए से अधिक तक का लेन देन करते हैं तो उस पर अतिरिक्त कैशबैक 400 रुपए का मिलेगा। जैसे मान लो ये क्या कोई पेमेंट करते हैं 2500 रुपए की या 2400 रुपए की करते हैं, मान लो 2400 रुपए की ये पेमेंट करते हैं, तो आपको पता है ये 2,000 से ज्यादा है। पहला तो सीधा ही है, कोई भी अगर डिजिटल लेन देन करता है तो उसको 1200 रुपए का तो सीधा सीधा ही कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को। इसके अलावा ये 2,000 से अमाउंट ज्यादा है तो 400 रुपए का और इसमें इनको जो है वो कैशबैक मिलेगा 2,000 से ज्यादा होने की स्थिति में, तो टोटल 1,600 रुपए कैशबैक जो वो मिलेगा। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर है उसको खुद तो 800 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो ये इसमें प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, एक तो ऋण निर्धारित किया गया, 3 ऋण श्रेणियां हैं 15, 25 और 50 की, 7% का ब्याज अनुदान और एक ये कैशबैक वाला प्रावधान। अब आता है कि ये वेंडर्स जो हैं इनकी पहचान कैसे की जाएगी। तो वेंडर्स की पहचान की जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स जो एक्ट है 2014 का उसके तहत, और उनको फिर दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक आईडी दी जाएगी, कितने साल के लिए वैलिड होगी वो? 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए उनको एक सर्टिफिकेट जो है इस योजना के तहत दिया जाएगा, यही इस योजना की अवधि है। ठीक है, 5 साल के लिए, जब 3.0 आएगी तब ये फिर और चेंज हो जाएगी, फिर और 5 साल के लिए हो जाएगी। तो अभी के लिए 5 साल के लिए जो है वेंडर्स को सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे कि फूड जो स्ट्रीट वेंडर में फूड जो बेचते हैं,
उनमें जैसे मान लो बर्गर की रेडी है, मान लो कोई मोमोज की रेडी है, गोलगप्पे की रेडी है, उनके साथ प्रॉब्लम है हाइजीन की, सैनिटेशन की, स्वच्छता की दिक्कत है, तो उनको फिर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौन देगा? FSSAI, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है वो इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगा। किसकी? खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी की और स्वच्छता की। ठीक है, ये पूरी की पूरी योजना है पीएम स्वनिधि 2.0। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। पीएम स्वनिधि 2.0 के पुनर्गठन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि योजना की जो अवधि है उसको मार्च 2030 तक विस्तारित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें 15,000, 30,000 और 50,000 की 3 ऋण श्रेणियां निर्धारित की गई, गलत है, 30,000 नहीं है, 25,000 है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक ऋण श्रेणी पर 5% वार्षिक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, गलत है, 5% नहीं किया जाता, 7% किया जाता है। ठीक है, डिजिटल लेन देन करने वाले लाभार्थियों को 1,200 रुपए तक का कैशबैक का प्रावधान है, ये सही है। अब पूछा है गलत कथन बताइए, तो गलत तो 2 और 3 है इसमें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला आप प्रश्न देखें पहले तो। ठीक है, खुद करने की कोशिश करें। अब ये योजना अपने पढ़ते हैं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। देखो ये योजना बेसिकली जो युवा स्वरोजगार योजना आपने पढ़ी थी उससे मिलती जुलती ही है। अब जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करना अपने को, विश्वकर्मा समाज आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये योजना पहले तो लागू कब हुई है? सबसे पहले तो ये हुई है 3 सितंबर 2025 को। विश्वकर्मा वाली जितनी भी योजना है वो सितंबर में ही आई है, ये बात आप ध्यान रखना। 3 सितंबर 2025 को ये योजना जो है वो लागू हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो इसका नाम में ही स्पष्ट है कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन देने के लिए फिर वो उद्यम स्थापित करेंगे, उद्यम स्थापना के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो उसमें रिलैक्सेशन दे दो, ब्याज अनुदान दे दो, मार्जिन मनी में सहायता दे दो। ठीक है, ये सारे जैसे उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंदर मान लो सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करने हैं। ठीक है, उसके लिए उनको वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे और उससे नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। यही मैंने आपको ऊपर समझाया था स्वरोजगार वाली योजना में क्या क्या प्रावधान है वो थोड़ा सा समझ लो। योजना का नाम क्या है? पहले तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना में 100% ब्याज अनुदान मिल रहा था। इसमें 2 विंडो है, एक तो है 1 करोड़ रुपए तक का ऋण और दूसरा है 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण। ठीक है, जो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण है, ठीक है, अब ये किस लिए ऋण दिया जाएगा? कोई मान लो नवीन उद्यम स्थापित करना है या फिर पुराने का ही विस्तार करना है या उनमें विविधीकरण करना है या उनका आधुनिकीकरण करना है, तो उसके लिए इनको ब्याज अनुदान जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर तो 8% और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का ऋण है उस पर 7%। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण है तो उस पर तो प्रोवाइड करवाया जाएगा 8% का ब्याज अनुदान, और 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का अगर ऋण है तो उस पर प्रोवाइड करवाया जाएगा 7% का ब्याज अनुदान। लेकिन इसमें एक और स्पेशल फीचर भी है कि अगर कोई मान लो महिला उद्यमी है, SC ST का उद्यमी है, दिव्यांग उद्यमी है या ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई उद्यम है या फिर जो भी बुनकर हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं और हस्तशिल्प कार्ड धारक हैं, उनको जो है एक अतिरिक्त 1% का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। अतिरिक्त 1% का जो है वो भी प्रोविजन इसमें किया गया है। ये जो एडिशनल 1% है ये किसके लिए है? महिला के लिए,
ठीक है, SC के लिए, ST के लिए, है ना, या ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्यम है, बुनकर हैं, हस्तशिल्प धारक हैं, ठीक है, या कोई दिव्यांग है, दिव्यांग उद्यमी है, उसके लिए एक्स्ट्रा 1% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर। वैसे कितना है, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान और 1 से 2 करोड़ रुपए तक 7%। लेकिन अगर मान लो कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वहां पर 1% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। इसके अलावा मार्जिन मनी सहायता कितनी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो 25% जो है मार्जिन मनी सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी लोन अमाउंट की। ठीक है, मार्जिन मनी अनुदान कितना मिलेगा, जो भी स्वीकृत ऋण राशि है उसका 25% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए, जो भी इनमें से कम है, या फिर 5 लाख रुपए, जो भी इन दोनों में से कम होगा उतनी मार्जिन मनी इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, 10% उस योजना में थी युवा स्वरोजगार वाली में, और इसमें 25% है। उसमें 10% की राशियों की अगर अपने बात करें तो वो राशियां भी बहुत कम थी, 35,000 थी और 50,000 थी। इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि है। ठीक है, तो बड़ी योजना है बेसिकली। तो ये आपको मैंने सारे प्रोविजन समझा दिए हैं। ठीक है, मार्जिन मनी कितनी मिलेगी, ब्याज अनुदान कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो ये पूरी की पूरी योजना बता दी। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। देखो, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि ये योजना 13 सितंबर 2025 से लागू की है, बिल्कुल ही गलत है, ये योजना ही 3 सितंबर 2025 से लागू हुई है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दे है। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% नहीं है, 8% है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पर 7% है, और उसमें एक एडिशनल 1% अगर कोई महिला है तो, SC ST है तो। मार्जिन मनी अनुदान जो है वो स्वीकृत ऋण राशि का 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए, जो भी कम होगा नहीं, 10 लाख नहीं है इसमें, इसके अंदर शायद हाँ 5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें कितना है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिर है कि महिला और दिव्यांग उद्यमी, उनको 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो ये एक स्टेटमेंट सही है। इसने पूछा है गलत कूट कौन कौन से हैं, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, तो 1, 2 और 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पहले आप प्रश्न देख लो फिर अपने योजना करते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको भी ध्यान से समझना आप। अगली योजना है प्रधानमंत्री PMVBRY, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब प्रभावी हुई है, सबसे पहले तो 1 अगस्त 2025 को। बात इसमें भी रोजगार की ही चल रही है। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को ये योजना प्रभावी हुई है, और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है जो नाम में स्पष्ट हो रहा है, रोजगार सृजित करना, रोजगार की क्षमता में वृद्धि करना बेसिकली। इसके अलावा कार्यबल जो है उसका औपचारिकीकरण करना। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मीनिंग ये है कि जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको संगठित क्षेत्र में स्थानांतरित करना बेसिकली। ठीक है ना, ताकि उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिल सके। जैसे कि असंगठित क्षेत्र में उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, एक टाइप के फ्रीलांसर्स हैं वो। लेकिन जो संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो औपचारिक क्षेत्र है, वहां पर उनके पास में एक जॉब सिक्योरिटी होगी। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है, कार्यबल का औपचारिकीकरण करना। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य है कि देश के अंदर 2 वर्षों के अंदर 3.5 करोड़ से भी अधिक रोजगार जो है वो सृजित करना। क्यों, क्योंकि इसकी अवधि की बात करें तो ये 2 वर्ष की अवधि है, यानी अगर ये 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है तो 31 जुलाई 2027 तक योजना चलेगी। मैं शॉर्ट कर देता हूं योजना को। कब स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त 2025 को। कब तक, 2 साल की अवधि के लिए चलेगी, तो 31 जुलाई 2027 तक ये योजना है। इन 2 सालों के अंदर कितने रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, 3.5 करोड़। ठीक है, कितने, 3.5 करोड़ से भी अधिक, 3.5 करोड़ प्लस रोजगार अवसर जो है वो सृजित करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर अपने बात करें इसमें, तो अब बात करते हैं इसके
घटक की, ठीक है। इसके दो घटक हैं बेसिकली। एक घटक तो है रोजगार पाने वाला, जिसको अपने कर्मचारी बोलते हैं, पहली बार रोजगार पाने वाला कर्मचारी। दूसरा इसका घटक होगा नियोक्ता, जो कि रोजगार देता है, एम्प्लॉयर जिसको बोलते हैं। ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉयर है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं वो अपने को देखने हैं। इस योजना के बेसिकली दो घटक हैं। पहले घटक की अगर अपने बात करें तो ये है भाग ए, जिसमें पहली बार रोजगार पाने वाला कर्मचारी जो है इसका अंग है, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि जिनका वेतन 1,00,000 रुपए है ना, 1,00,000 रुपए तक है जिनका वेतन, जिन कर्मचारियों का वेतन 1,00,000 रुपए प्रति माह तक का है, उनको तो एक मुश्त प्रोत्साहन इसमें दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसका वेतन 1,00,000 रुपए प्रति माह तक है, 1,00,000 रुपए प्रति माह तक है, तो उनको दिया जाएगा एक मुश्त प्रोत्साहन, यानी एक किस्त के अंदर। कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो उनका जो भी मंथली ईपीएफ होगा, जो ईपीएफ होता है वो होता है इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, जिसमें रिटायरमेंट की सेविंग रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? तो 12% वेतन का हिस्सा इसमें जाता है ईपीएफ के अंदर। जो भी आपका वेतन है, जो कर्मचारी का वेतन है उसका 12%, और जो नियोक्ता है उसका भी 12% इसमें होता है, ठीक है। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी इसमें शामिल होता है, डियर एंड अलाउंस जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये ईपीएफ होता है जो रिटायरमेंट वगैरह के लिए काम में आता है। तो ये जो एक माह का जो ईपीएफ है उसके बराबर जो है प्रोत्साहन मिलेगा इसको, ठीक है। एक माह का ईपीएफ जो है यानी कि 15,000 रुपए प्रोत्साहन जो है इसको एक मुश्त दिया जाएगा, ये जो कर्मचारी है इसको, ठीक है, जिसका वेतन कितना होना चाहिए? 1,00,000 रुपए प्रति माह। अब इसको ये 2 किस्तों के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एक किस्त होगी 6 माह की और दूसरी होगी 12 माह की। पहली किस्त होगी 6 माह की, दूसरी होगी 12 माह की, ठीक है। अब तक जो मैंने आपको बताया कि जिनका वेतन 1,00,000 रुपए प्रति माह तक है उनको एक मुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? एक माह का जो ईपीएफ वेतन है उसके बराबर, यानी कि 15,000 रुपए मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है ईपीएफ वेतन? 15,000 रुपए तक, ठीक है। 12% हो सकता है, जो भी एम्प्लॉई है उसका वेतन है उसका 12% जाता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो राशि है वो 6 माह और 12 माह की सेवा पूर्ण होने के बाद में 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, और इसमें एक शर्त भी रखी गई है कि कर्मचारी जो है उसके द्वारा एक बुनियादी वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम भी पूरा किया हुआ हो, ठीक है। तो ये प्रावधान है कि जैसे ही उसने 6 माह की सेवा पूरी कर ली तो पहली किस्त जाएगी, 12 माह की सेवा पूरी करते ही दूसरी किस्त जाएगी इस प्रोत्साहन राशि की, ठीक है। और एक शर्त भी रखी गई है, एक कोर्स जो है, जो भी बुनियादी वित्तीय साक्षरता कोर्स है वो भी पूरा किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये है पूरी की पूरी योजना। अब इसके घटक बी पे आते हैं। जो इसका घटक बी है वो है नियोक्ता से रिलेटेड। ये तो कर्मचारी की बात की अपने। घटक बी जो है इसका वो है नियोक्ता से रिलेटेड। जो नियोक्ता है इसके अंदर, है ना, एम्प्लॉयर जिसको बोलते हैं, जो कि सैलरी प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है। उसको सैलरी प्रोवाइड करवाने के लिए जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ वही संगठन है बेसिकली जिसने ये योजना चलाई थी। ईपीएफओ जो संगठन है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ईपीएफओ है, इससे पंजीकृत जो जो नियोक्ता है उनको प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ऊपर प्रति माह अधिकतम 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक एडिशनल जो एम्प्लॉई है, अतिरिक्त कर्मचारी है, उसके ऊपर 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये लाभ कितने साल तक रहेगा? 4 साल तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये जो लाभ है ये सिर्फ 4 साल तक रहेगा, 4 इयर्स तक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी योजना है। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं इस योजना को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रभावी कब हुई? 1 अगस्त 2025 को। कब तक चलेगी? 31 जुलाई 2027 तक, यानी 2 साल की अवधि के अंदर 3.5 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर जो है वो सृजित करना है,
ठीक है। फिर इसका पहला घटक है जिसमें अपने कर्मचारी को देखते हैं, उसको जिसका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक का है, उसको एक एकमुश्त प्रोत्साहन मिलेगा, मैक्सिमम 15,000 रुपए तक का, या फिर एक माह का जो ईपीएफ वेतन है उसके बराबर। ईपीएफ वेतन 12% होता है सैलरी का। ये जो राशि है ये 6 माह और 12 माह की 2 किस्तों के रूप में उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और एक उसको वित्तीय साक्षरता का जो सिलेबस है वो पूरा करना होगा। नियोक्ता के लिए क्या प्रावधान है घटक बी के तहत, अगर कोई ईपीएफओ से पंजीकृत नियोक्ता है तो उसको प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ऊपर प्रति माह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये लाभ जो है वो अधिकतम 4 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के भाग ए, यानी कि वो पूछ रहा है कर्मचारी वाला, उसके संबंध में क्या सत्य है। यह 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है और पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके पात्र हैं, बिल्कुल गलत है, सिर्फ 1 लाख रुपए तक वाले ही हैं। ठीक है, प्रोत्साहन राशि 1 वर्ष के ईपीएफ वेतन के बराबर होगी, गलत है, 1 वर्ष नहीं 1 माह के ईपीएफ वेतन के बराबर होगी, यह अधिकतम 15,000 रुपए। ठीक है, यह राशि 6 और 12 माह की सेवा के बाद 2 किस्तों में दी जाएगी यदि कर्मचारी ने वित्तीय साक्षरता कोर्स किया हो। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। फिर ये पूछ रहा है कि क्या सत्य है, तो 1 और 4 सत्य है, 2 और 3 तो गलत है। 100% आपने यह प्रश्न गलत किया होगा। ठीक है, इस कारण, वर्ष और माह के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले तो आप ये प्रश्न करो और फिर मैं आपको ये योजना पढ़ाता हूं पूरी। ठीक है, ये है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम जो है, इस पर प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अपने अगर समझे, पहले तो मैं आपको सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है वो बता देता हूं। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, सर्कुलर इकोनॉमी। इस पे क्वेश्चन भी आया था अभी एसआई के अंदर। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के, सर्कुलर इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब है 3R। 3R की अवधारणा पर आधारित है। क्या है? रिड्यूस, कम करना। ठीक है, उत्पादन कम करना। ठीक है, रीयूज, उपयोग कम करना है ना। रीयूज का मतलब हो गया पुनः उपयोग कर लेना किसी चीज का। ठीक है, अगर आप पुनः उपयोग करोगे तो आपको उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, और रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रिसाइकिल, इन 3 सिद्धांतों पर यह काम करती है। रिसाइकिल कर लो। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इसको बढ़ावा देने का मुख्य कारण है पर्यावरण जो है उसके प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ठीक है, इसके अलावा जो भी संसाधन है उनकी बर्बादी जो हो रही है उसको रोकना। संसाधनों की जो बर्बादी हो रही है उसको रोकना। अगर आप रिड्यूस कर दोगे, रीयूज कर लोगे, रिसाइकिल कर लोगे तो संसाधनों की बर्बादी जो है वो रुक जाएगी। ये होती है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, इसको लेकर अभी राजस्थान सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जो है वो जारी की है। ठीक है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम कब जारी हुई है? तो सर्कुलर इकोनॉमी पर्यावरण से रिलेटेड है, तो पर्यावरण दिवस वाले दिन ही, यानी कि 5 जून 2025 को। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी अनुदान सहायता दी जाती है वो आपको देखनी है। ग्रांट कितना प्रोवाइड करवाया जाता है? 2 कैटेगरी है। पहला है रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में। रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में अगर कोई R&D करना चाहता है, अनुसंधान और विकास करना चाहता है, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का अधिकतम अनुदान जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। सिंपल मैं समझा देता हूं। अगर कोई मान लो रिसाइकलिंग और रीयूज, रिसाइकलिंग और रीयूज इन क्षेत्रों के अंदर कोई R&D करना चाहता है, ठीक है, अनुसंधान और विकास करना चाहता है, तो उसको फिर 2 करोड़ रुपए तक का जो है अनुदान जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोविजन और है,
सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में जो भी कार्यरत एमएसएमईज हैं या कोई स्टार्टअप हैं, तो उनको जो है ऋण अनुदान के अंदर 5.5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के फील्ड में जो भी कार्य कर रही एमएसएमई है, ठीक है, जो भी एमएसएमई है या कोई स्टार्टअप सर्कुलर इकोनॉमी के फील्ड में कार्य कर रहा है, तो उसको 0.5% की अतिरिक्त छूट भी अनुदान के अंदर दी जाएगी। और अगर कोई रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र के अंदर R&D करना चाहता है, अनुसंधान और विकास करना चाहता है, तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, जो कि 5 जून 2025 को जारी की गई है। और इसके तहत रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान, और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाली एमएसएमई और स्टार्टअप्स को ऋण अनुदान के अंदर 0.5% की अतिरिक्त छूट भी इसमें दी जाती है। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं। पूछा है कि राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत सहायता के मापदंड क्या है। पहला है कि ये योजना 5 जून 2025 को जारी की गई है, बिल्कुल सही है। अनुसंधान और विकास के लिए कार्यरत एमएसएमई और स्टार्टअप्स जो है उनको 5 करोड़ रुपए तक का अधिकतम अनुदान मिल सकता है। गलत है, कितना मिल सकता है? 2 करोड़ रुपए तक का। ऋण अनुदान के अंदर 0.5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। यह केवल विनिर्माण क्षेत्र के बड़े उद्योगों के लिए लागू है, बिल्कुल भी नहीं। जब एमएसएमई ही इसमें आ गया तो बड़े उद्योग कहां से हुए? ठीक है, तो अब पूछा है असत्य कथन कौन कौन से हैं। तो असत्य एक तो दूसरा है और एक चौथा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं। पहले यह प्रश्न देख लो, ये क्रम में ही चल रहे हैं, जिस क्रम में महीनेवार चल रहे हैं अपने 2025 में। अगली जो योजना है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, नाम से स्पष्ट है, जिला जो है उसका उत्थान करना है। कब स्टार्ट हुई ये योजना? जून 2025 के अंदर। कब स्टार्ट हुई है? जून 2025 के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण राज्य के अंदर जून 2025 के अंदर योजना स्टार्ट हुई है। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण राज्य के अंदर जिला विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास को प्राप्त करना। बेसिकली जो जिला है उसका आर्थिक विकास करना और सामाजिक विकास करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। किस प्रकार किया जाएगा, क्या क्या घटक है, वो आगे देखेंगे। अगर बात क्रियान्वयन की करें तो ये राज्य के सभी जिलों के अंदर लागू है। क्या ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही लागू है? तो नहीं, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। राज्य के सभी जिलों में लागू है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। अब इसमें किन किन चीजों पर जो है वो विशेष बल दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो विशेष बल दिया जा रहा है वो है भागीदारी आधारित जो भी योजना निर्माण है उस पर। अब भागीदारी आधारित योजना निर्माण का मीनिंग होता है जो भी योजना है उसका निर्माण करते समय जो है वो भागीदारी जो है, जन भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करना। जैसे आपने देखा होगा जल संचय जन भागीदारी योजना, पीएम जन मन योजना, ठीक है। इसके अलावा आपने एक योजना है धरती आबा योजना, जन भागीदारी है ना, उसमें भी इन सब में क्या है? जन भागीदारी सुनिश्चित हो रही है योजना के माध्यम से। तो पहला इसका उद्देश्य है भागीदारी आधारित योजना निर्माण करना। दूसरा है कि प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना, ठीक है। एक जिले के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से पहले डिसाइड करना कि ये डिसाइड करना कि पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा, तो उनकी प्रायोरिटी सेट करना। फिर इसके बाद में आता है जिला स्तरीय जो विशेषज्ञ मिशन टीम होती है उसके माध्यम से त्वरित जो है वो क्रियान्वयन करना। अलग अलग मिशंस की अलग अलग टीम बनाकर जो है वो त्वरित क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो कृषि है और उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं या फिर पर्यटन है, एमएसएमई है या जो खेल क्षेत्र है, इनके अंदर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। जैसे मान लो
एक तो जिला है मान लो श्री गंगानगर, ठीक है, एक जिला है जयपुर। अब इन दोनों के अंदर बहुत सारे क्षेत्रीय असंतुलन है। अगर मैं कहूं आप पर्यटन की दृष्टि से देखो इसको, तो पर्यटन की दृष्टि से जयपुर में 100 चीजें घूमने वाली है, गंगानगर में एक भी चीज घूमने वाली नहीं है। तो पहला क्षेत्रीय असंतुलन तो यही हो गया। फिर मैं कहूं स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखो स्पोर्ट्स के, तो जयपुर बेस्ट है, गंगानगर में कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन मैं कहूं एग्रीकल्चर में देखो, तो एग्रीकल्चर में जयपुर पिछड़ा हुआ नजर आएगा और ये गंगानगर आपको एग्रीकल्चर में आगे नजर आएगा। तो ये एक क्षेत्रीय असंतुलन है। तो इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। कृषि और संबद्ध गतिविधियां हो गई, पर्यटन हो गई, एमएसएमई हो गई, और जो खेल क्षेत्र हैं इनके अंदर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, इस पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सतत और समेकित विकास है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी एक इसमें शामिल है। इसके अलावा जो जीआईएस है और जो एआई और मशीन लर्निंग है, इन उन्नत तकनीकों का उपयोग करके जो भी योजनाएं हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उनके साथ समन्वय स्थापित करना और नवाचार जो है उसको प्रोत्साहित करना, और प्रशासनिक जो संवाद हो रहा है जनता के साथ में उसमें सुधार करना एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू। तो इन सारी चीजों पर जो है इसमें बल दिया जा रहा है। तो ये योजना है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, जो कि नई आई है जून 2025 में। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि योजना जून 2025 में प्रारंभ की गई है और केवल राज्य के पिछड़े जिलों में लागू है। बिल्कुल ही गलत है, राज्य के सभी जिलों में लागू है। इसका उद्देश्य, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य कृषि, पर्यटन, एमएसएमई और खेल क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। बिल्कुल सही है। इसमें जीआईएस, एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ये भी सही है। क्रियान्वयन जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। पूछा है सही कौन कौन से है, 2, 3 और 4 सही हैं, एक गलत है बस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, ठीक है। ये करो क्वेश्चन। तो ये योजना है दीनदयाल जन आजीविका योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है आजीविका से रिलेटेड योजना है, ठीक है ना। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी। देखो योजना स्टार्ट कब से हुई है, जून 2025 में। मेनली योजनाएं आप देख रहे हो कि जून के अंदर ही आई है, ठीक है। तो जो दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी है, सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए ध्यान रखना, ये जून 2025 में आई है। अगर ये शहरी क्षेत्रों के लिए है तो कौन सा जो है मिनिस्ट्री इसको चला रहा होगा, एक तो दीनदयाल से रिलेटेड है तो केंद्र सरकार की ही होगी, पहली बात तो यहां से स्पष्ट हो गया। केंद्र सरकार की है तो कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो शहरी है। तो आजीविका से रिलेटेड काम कौन करेगा, तो आवासन और जो शहरी कार्य मंत्रालय है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और राजस्थान के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से स्टार्ट की गई, जयपुर नगर निगम से। कहां से स्टार्ट की गई, जयपुर नगर निगम से। लाभार्थियों की अगर अपने बात करें तो जो संवेदनशील व्यावसायिक समूह होते हैं उनसे संबंधित श्रमिक इसमें लाभार्थी होते हैं, जैसे कि जो भवन निर्माण के कार्यों में लगे हुए श्रमिक हैं वो, जो परिवहन श्रमिक हैं वो, इसके अलावा ठेला और रेहड़ी चालक जो है वो इसमें है, कचरा उठाने वाले है ना, संग्रहणकर्ता हो गए, अपशिष्ट चुनने वाले या फिर घरेलू जो कामगार हैं वो जैसे नौकर, वो इसके अंदर लाभार्थी है, ठीक है। और ये जो इसमें क्या लाभ उनको मिलेगा वो तो अपने आगे देखेंगे, लेकिन योजना की बात करें तो जून 2025 में स्टार्ट हुई, केवल शहरी क्षेत्रों की योजना है, ध्यान रखना। आजीविका को जो है वो बढ़ाना है। तो भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर नगर निगम से इसको स्टार्ट किया गया। लाभार्थी जो संवेदनशील व्यावसायिक समूह से संबंधित श्रमिक हैं वो इसमें लाभार्थी। किन किन चीजों पर काम किया जा रहा है, प्रमुख घटक अगर अपने देखें तो पहला इसका घटक है समुदाय आधारित संस्थागत विकास, कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, CLID, यानी कि बहुत सारे समुदाय मिलकर जो है वो संस्थागत विकास करें। पहला तो घटक ये है इसका। दूसरा है वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास,
देखो वित्तीय समावेशन का सीधा सीधा मीनिंग है समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको बैंकिंग, बीमा, बचत, लोन, इन सब तक उसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित हो, ये होता है वित्तीय समावेशन। ठीक है, एक तो ये सुनिश्चित करना, इसके अलावा उद्यम विकास करना जिससे उनकी जो रोजगार है या आय है उसमें वृद्धि हो। इसके अलावा सामाजिक अवसंरचना भी इसका प्रमुख घटक है, जिसमें अपने शिक्षा की बात कर लो, चाहे हेल्थ की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, इसके अलावा ये सिविल सेवाओं की बात कर लो जिसमें सैनिटाइजेशन की है, जैसे स्वच्छता से रिलेटेड बात होगी, पेयजल से रिलेटेड चीज होगी, तो ये सारी होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर काम किया जाएगा इस योजना के तहत। इसके अलावा अभिसरण, अभिसरण का मीनिंग होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग बिंदुओं से आकर जो है वो एक ही बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं अभिसरण। तो इसी प्रकार समाज के अलग अलग जो वर्ग है वो आकर एक ही जगह पर जो है वो समाहित होंगे, इसको बोला जाएगा अभिसरण, कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस योजना के प्रमुख घटक है। योजना को वापस बता देता हूं, दीनदयाल जन आजीविका योजना सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए जून 2025 में आई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय क्रियान्वयन कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर नगर निगम से स्टार्ट हुई है। और किन किन घटकों पर बल दिया जा रहा है? समुदाय आधारित संस्थागत विकास पर, वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास पर, सामाजिक अवसंरचना और अभिसरण पर। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें तो जो दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन जो है वो सही है? कौन से कथन सही है? ठीक है, सबसे पहला कथन है कि यह मई 2025 से जयपुर नगर निगम में पायलट आधार पर शुरू की गई। पहला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि ये जून 2025 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, जयपुर सही है। लाभार्थी समूहों के अंदर भवन निर्माण श्रमिक और कचरा संग्रहणकर्ता शामिल है, बिल्कुल सही है। इसके घटकों में वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास शामिल है, यह भी सही है। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल ही गलत है। ये योजना भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित है। ठीक है, अब पूछा है कौन से सही है, तो 2 और 3 ही इसमें सही है। कौन से कथन सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है क्या? हाँ नहीं है, तो 2 और 3 सही है। इस ऑप्शन को सही कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख लें, बड़ी योजना है। अब ये योजना 2025 में नहीं आई है, पहली बात तो ये 2025 में चर्चा में रही है, इस कारण इसको यहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको आप चिरंजीवी योजना के नाम से भी जानते हो, तो 2021 में आई थी। लेकिन आप कहोगे कि आप इसको यहां क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसके अंदर 2025 में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस कारण ये चर्चा में रही है। ठीक है, पहले तो आप ये प्रश्न करने की कोशिश करो, ये वाला भी। ठीक है, अब आते हैं योजना पर। तो योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि जो सभी लोग हैं उनको बिना वित्तीय कठिनाई का सामना किए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सुनिश्चित करना। ठीक है, अफोर्ड कर पाए, बेसिकली हेल्थ जो फैसिलिटीज है उसको हर बंदा अफोर्ड कर पाए राजस्थान का, इसलिए योजना लाई गई थी। क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जाती है? तो इसमें जो भी सरकारी और निजी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है वो तो सारे ही हैं, और निजी अस्पताल जो भी इस योजना से रजिस्टर्ड है उनके अंदर जो है वो बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए कैशलेस उपचार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, और कितना कैशलेस उपचार इसमें दिया जाता है? तो प्रति परिवार जो है प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का। देखो मैं आपको 2 कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जो ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है इसके अंदर 25 लाख रुपए तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है वो कैशलेस उपचार प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर एक होता है बीमा मोड, एक होता है ट्रस्ट मोड। बीमा मोड जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सुरक्षा, जो ट्रस्ट मोड है वो आपको भरोसा प्रोवाइड करवाता है।
कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपके साथ हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आपको कुछ होता है जरूरत के समय हम आपकी सहायता करेंगे। बीमा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे मान लो कार इंश्योरेंस है, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, 5 लाख रुपए तक का आपने बीमा था तो वो आपको मिल जाएंगे, तो ये एक प्रकार की सिक्योरिटी होगी। लेकिन ट्रस्ट मोड अलग चीज है, इसमें आपको रिलायबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनी के द्वारा, भरोसा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी के साथ साथ भरोसा भी दिया जाता है, जिसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जरूरत के समय हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस योजना के तहत 25 लाख में से 5 लाख रुपए तो बीमा मोड में दिए जाते हैं और 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड में दिए जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रोवाइड करवाया जाता है। ये शुरू हुआ था 5 लाख से, 5 से इसको 10 किया गया, फिर 25 कर दिया गया। तो प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, जिसमें से 5 लाख तो बीमा मोड में, 20 लाख ट्रस्ट मोड में। दोनों का मीनिंग क्या है मैंने समझा दिया आपको। कितने परिवार इससे पंजीकृत हैं अब तक? 1.36 करोड़ लगभग परिवार इससे पंजीकृत हैं। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक जिनको ये बिल्कुल ही फ्री मिलती है, जो हेल्थ बीमा है वो बिल्कुल ही फ्री मिलता है, और एक जिनको प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। कौन कौन है फ्री वाले? तो इसमें एक तो आते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार है, जैसे कि आप ये समझ लो ये यार ये बीपीएल है ना, जो बीपीएल है वो इसके अंदर शामिल है। फिर दूसरा है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना है, उसके अंदर जो पात्र लाभार्थी, ये 2011 के अंदर हुई थी, ये 2013 का है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2011 के अंदर हुई थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके अंदर जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा जो छोटे और सीमांत किसान हैं, ठीक है ना, उनको भी निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। जो संविदा श्रमिक हैं उनको भी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो परिवार है, इसको बाद में जोड़ा गया था, इनको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके परिवार भी इसमें शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल है। कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति भी इसमें निःशुल्क बीमा लेने के लिए जो है वो लाभान्वित है, ठीक है। इनको तो मिलेगा फ्री, बाकी की जो आबादी है उसको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। प्रति परिवार कितना प्रीमियम निर्धारित किया गया है? प्रति परिवार निर्धारित किया गया है 2370 रुपए का प्रीमियम। कितना निर्धारित किया गया है प्रति परिवार प्रीमियम? 2370 रुपए का, जिसमें से 850 रुपए जो है, जिसमें से 850 रुपए जो है वो जो है आबादी जो है वो पे करेगी, व्यक्ति पे करेगा, परिवार पे करेगा, ठीक है। बाकी के जो परिवार हैं वो 850 रुपए पे करेंगे। टोटल उनको 2370 देने हैं, लेकिन इसमें सरकार जो पे करेगी वो अमाउंट कितना है? तो ये 1420 रुपए जो है वो सरकार देगी। शेष जो अमाउंट है वो सरकार पे करेगी इसमें, ठीक है। तो प्रति परिवार प्रीमियम कितना निर्धारित है? 2370 रुपए, जिसमें से कि आबादी कितना भुगतान करेगी? 850 रुपए प्रति परिवार, और शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। फिर अब बात करते हैं इसमें बीमा पैकेजेस की। बीमा पैकेज कितने हैं टोटल? बीमा पैकेज की अगर अपने बात करें तो इसमें बीमा के जो पैकेज हैं वो हैं 2179 बीमा पैकेज इसमें है, ठीक है। उनमें से भी अगर अपने बात करें तो बीमा मोड के अंदर कितने हैं? 2002 तो है बीमा मोड में, और 170 जो बच गए वो है ट्रस्ट मोड में। ये बीमा मोड में है, ये ट्रस्ट मोड में, ठीक है। ये बीमा पैकेज है टोटल कितने? 2179। इसके अलावा इसमें 132 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं। 132 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं, जो कि सर्जरी से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, आयुष से रिलेटेड है, और ये जो वृद्धजन देखभाल है जिसको जेरियाट्रिक बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। कितने? 132 नए पैकेज। वैसे कितने बीमा पैकेज हैं? 2179। इसके अलावा विशेष पैकेज भी शामिल है, जैसे कि कोई अंग प्रत्यारोपण करना है, ठीक है ना, या फिर कोक्लियर इम्प्लांट, यानी कान के जो आप समझते हो है ना, मशीन लगती है जो कोक्लियर इम्प्लांट, उसके लिए विशेष पैकेज भी इसमें शामिल किया गया है।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अपने पढ़ा क्यों, ये तो 2021 की योजना थी, इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण है ये राज्य के अंदर जो है अब इसकी इनबाउंड पोर्टेबिलिटी जो है वो शुरू की गई है। अब पोर्टेबिलिटी क्या होती है समझाता हूं मैं आपको। देखो पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पोर्टेबिलिटी का मीनिंग है कि ये जो योजना है इसका लाभ आपको अन्य राज्यों के अंदर भी मिलेगा क्या, इस योजना का लाभ अन्य राज्यों के अंदर भी मिलेगा क्या, ठीक है। और अन्य राज्यों की जो योजना उसका लाभ राजस्थान में मिलेगा क्या, जो भी हेल्थ की योजना है उसका, ठीक है। तो ये इनबाउंड पोर्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि अन्य प्रदेश के जो लाभार्थी हैं उनको राजस्थान में तो अप्रैल 2025 से ही दे दिया था ये, अन्य राज्य के जो लाभार्थी है उनको राजस्थान में इस योजना का जो लाभ है वो अप्रैल 2025 से मिलना ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब दिसंबर 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर जो आपके राजस्थान के लाभार्थी हैं उनको अन्य राज्यों के अंदर इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान के जो लाभार्थी हैं उनको जो है, राजस्थान के जो लाभार्थी हैं उनको अन्य राज्यों के अंदर भी इस योजना का लाभ जो वो मिलेगा, कब से, दिसंबर 2025। इस कारण से योजना जो है वो चर्चा में रही है 2025 में, ठीक है ना। अन्य राज्य का राजस्थान में लाभ है अप्रैल 2025 से, राजस्थान वालों का लाभ जो है वो दिसंबर 2025 से है, इसी पर प्रश्न बनाएगा वो। ये पूरी की पूरी आपकी योजना थी, ठीक है। अब अपने प्रश्न को देख लेते हैं, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला है प्रति परिवार कुल कैशलेस उपचार सीमा 25 लाख रुपए प्रति वर्ष है, बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपए बीमा मोड में, 15 लाख ट्रस्ट मोड में, गलत है। 5 लाख बीमा मोड में और 20 लाख ट्रस्ट मोड में दिए जाते हैं। शेष आबादी के लिए प्रति परिवार प्रीमियम जो है 2500 रुपए निर्धारित नहीं है, 2370 रुपए निर्धारित है, ठीक है, जिसमें से 850 रुपए परिवार को देने होते हैं, ये सही है। योजना के अंदर टोटल 2179 बीमा पैकेज शामिल है, ये सही है, जिसमें से 2002 बीमा मोड में है, 179 ट्रस्ट मोड में है। इसने पूछा है सही कूट कौन सा है, तो 1 और जो 4 है वो इसमें सही कूट है, ठीक है ना। ये क्या ऑप्शन बना रखे हैं यार, क्रॉस चेक नहीं किया यार मैंने। तो इसमें 1 और 4 जो है वो सही कूट, अच्छा सही नहीं पूछा है, सॉरी, तो सही नहीं में तो आपके आ जाएंगे 2 और 3, तो ये आपका सी हो गया इसका, ठीक है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के जो लाभार्थी हैं उनको अन्य राज्यों के अंदर कैशलेस उपचार की सुविधा कब से मिलना शुरू होगी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, जो आपके राजस्थान के लाभार्थी हैं उनको अन्य राज्यों के अंदर तो दिसंबर से मिलनी स्टार्ट हुई है, दिसंबर 2025 से। अन्य राज्य के लाभार्थियों को राजस्थान में मिलनी स्टार्ट हुई अप्रैल से। क्या पूछ रहा है ये, राजस्थान के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में कब से स्टार्ट हुई है, दिसंबर 2025 से, ठीक है। अगले अब अपने वो योजनाएं पढ़ रहे हैं तो 2025 में चर्चा में रही है, ठीक है ना। 2025 में रिलीज नहीं हुई लेकिन चर्चा में रही है, ठीक है। पहले ये प्रश्न देख लो आप जरा, ठीक है। अब इस योजना को करते हैं। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, ठीक है, PMFME, 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 फॉर्मलाइजेशन करना, ठीक है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण करने की योजना है। अगर अपने बात करें इसके अवधि की, योजना प्रस्तावित थी 2020-21 से 24-25। योजना जो प्रस्तावित थी वो तो थी इस डेट में 2024-25, लेकिन करंट की न्यूज ये है कि अब इसको कर दिया गया है विस्तारित, और वो विस्तारित कर दिया गया है 2025-26 तक, जिस कारण से ये चर्चा में है, ठीक है। अब इसकी अवधि जो है उसमें विस्तार कर दिया गया है
और वो अवधि कितनी कर दी गई है, 5 वर्ष कर दी गई है, 2025-26 तक इसको विस्तारित कर दिया गया। पहले इसकी अवधि 4 वर्ष थी। ठीक है, अब इसका संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म खाद्य है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार इसका क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। अगर बात करें इसमें वित्तीय सहायता की, तो केंद्र 60 और राज्य जो है वो 40 की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर रहा है, जो सेम पैटर्न लगभग योजनाओं में होता ही है। तो केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 इसमें वित्तीय पोषण प्रोवाइड करवा रहा है। अगर अपने बात करें प्रावधानों की, तो प्रावधानों की अगर अपने बात करें तो इसमें जो भी अनुदान राशि है वो संबंधित बैंक शाखा जो है उसको हस्तांतरित की जाएगी, और 3 वर्ष की जो लॉक इन अवधि है उसके पश्चात ही ऋण खाते में समायोजित होगी। अब इसमें एक प्रोविजन है लॉक इन अवधि, जो भी अनुदान राशि है लॉक इन अवधि का क्या मीनिंग होता है कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर आप अपना जो भी पैसा निवेश किया है उसको आप निकाल नहीं सकते। जैसे मान लो 3 साल की लॉक इन अवधि है, तो उसका मीनिंग है 3 साल तक वो पैसा आप नहीं निकाल सकते, वो लॉक हो चुका है, इसको बोलते हैं लॉक इन अवधि। तो इसमें जो है वो 3 साल के बाद में डायरेक्ट जो है वो ऋण खाते में समायोजित होगी। ठीक है, तो ये लॉक इन अवधि पूछी जा सकती है, कितने वर्ष है, 3 वर्ष। 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के पश्चात जो है ऋण खाते में जो है अनुदान राशि जो है वो समायोजित होगी। फिर इसके अंदर दूसरा प्रोविजन ये है, जो व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक हैं, जो व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण इकाई है मान लो, उसकी स्थापना करनी है या उसका विस्तार करना है, उसके लिए अनुदान प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितना अनुदान मिलेगा उनको, अधिकतम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो है उसको स्थापित करना चाह रहा है या उसका विस्तार करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो उसको दिया जाएगा, अगर वो कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्थापित करना चाहता है। ठीक है, ये योजना सभी प्रकार की जो लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी स्थापना की अनुमति देती है। ठीक है ना। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो 8 जिले हैं, यानी राजस्थान के अंदर 8 जिलों के अंदर 8 इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के अंदर ये योजना अगर देखें 8 जिलों के अंदर टोटल 8 इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्वीकृत इसमें किए गए हैं। अनुदान कितना है, 35% की दर से 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, और लॉक इन अवधि 3 वर्ष है, 60-40 का रेशियो है। अवधि में विस्तार किया गया 2025-26 तक, 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ठीक है, प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 75-25 नहीं है, 60-40 है। व्यक्तिगत आवेदक को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान 35% की दर से प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्कुल सही है। राजस्थान के 8 जिलों में 10 इंक्यूबेशन सेंटर नहीं 8 ही हैं, 8 इंक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, अब पूछा है असत्य कूट कौन कौन से हैं, तो 2 और 4 इसमें असत्य हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप करो। ठीक है, अगली योजना है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये भी 2025 में चर्चा में रही है, क्योंकि इसका 2.0 जो है वो स्टार्ट हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है। ठीक है, और कौशल से रिलेटेड योजना है। तो पहले अगर अपने बात करें इस योजना की, तो ये भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी एक योजना है, क्योंकि नाम में ही ग्रामीण है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। फिर आता है कि ये एक कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट आधारित योजना है, यानी कि स्किल जो है उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड योजना है। अब अगर अपने इसकी बात करें तो मुझे एक चीज बताओ कि हाँ, पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या नाम है इसका, DDU-GKY, DDU-GKY। ठीक है,
अब इसके अंदर अगर अपने बात करें लाभार्थी वर्ग की, तो देखो कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड योजना है। अब कौशल प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाता है, वृद्ध जनों को नहीं दिया जाता और बच्चों को भी नहीं दिया जाता। तो कौशल प्रशिक्षण युवा वर्ग को दिया जाता है और उसमें युवा वर्ग में इसमें शामिल है 15 से लेकर 35 वर्ष तक के, 15 से 35 वर्ष तक के जो आयु वर्ग है वो इसमें शामिल है। लेकिन महिला वगैरह है तो उनके लिए 15 से 45 भी कर दिया गया इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी गरीब ग्रामीण युवा है उनको रोजगार से जुड़े कौशल जो है वो प्रदान करना। क्यों करना? ताकि वे न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां जो है वो प्राप्त कर पाए, ठीक है। जो आपकी न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की जाती है सरकार के द्वारा, उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा जो है मासिक वेतन वो प्राप्त कर लें, वैसी नौकरियां जो है वो प्राप्त कर लें, इसके लिए योजना लाई गई थी। और इसमें जो महिला और विशेष वर्ग है उनके लिए इसमें 15 से 45 वर्ष की एज ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसमें वैसे तो एज ग्रुप है 15 से 35 वर्ष, लेकिन महिला और विशेष श्रेणी है तो उसके लिए 15 से 45 वर्ष है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। अब इसमें किया गया है आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। जो वंचित वर्ग है उनकी अनिवार्य भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और वो आप अच्छे से समझ लेना आरक्षण। अब अगर अपने बात करें आरक्षण की, कितना आरक्षण का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है, तो जो SC ST है, अभी ध्यान से समझना, जो महिला है उसका तो आप जानते हो 1/3 हिस्सा होता है, तो 33% आरक्षण महिलाओं का है, ठीक है। इसके अलावा 2 और के लिए आरक्षित किया गया है इसमें, एक अल्पसंख्यक है और एक दिव्यांग है। अब ध्यान रखना, अल्पसंख्यक के लिए तो 9% का आरक्षण है, दिव्यांग के लिए 5% है, SC ST का महिला से 1% ज्यादा है, 34% आरक्षण, ठीक है। तो ये आरक्षण का प्रावधान है, SC ST के लिए 34%, महिलाओं के लिए 33%, अल्पसंख्यक के लिए 9%, दिव्यांग के लिए 5%। ये पूरी की पूरी योजना है। अब इसका जो 2.0 है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, जिस कारण से ये चर्चा में है, इसलिए इसको अपने पढ़ा है, ठीक है। अब आप कहीं बोल दो कि इससे प्रश्न आ गया और ये तो पुराना प्रश्न था, पुराना नहीं था, चर्चा में ही थी योजना, किसी कारणवश चर्चा में थी और पूछे यही जाएंगे, ठीक है। ये 2.0 कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अब देखते हैं कि आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान दिए हुए सही मिलान है या नहीं। SC ST 34% सही है, महिलाओं के लिए 33% सही है, अल्पसंख्यक के लिए 9% है, दिव्यांग के लिए 5% है, उल्टे किए हुए दोनों। कौन से मिलान सत्य हैं? तो पहला और दूसरा ही सत्य है केवल, ठीक है। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, पहले आप ये प्रश्न देख लो, अब आते हैं योजना पे। अगली योजना है पंचायत विकास योजना। ये भी पुरानी योजना है, पंचायत विकास योजना वर्ष 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी। भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके निर्देशानुसार, ठीक है, इस योजना को तैयार किया गया था। क्या योजना थी? पंचायतों का विकास करना है बेसिकली। जो ग्राम पंचायत है उनको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो भी संसाधन है उनका नियोजन करना, ठीक है, उनकी प्लानिंग करना प्रॉपर, उनका कैसे यूज किया जाएगा संसाधनों का, ठीक है ना, उनका दोहन न करना, ये सारे इसके अंदर शामिल थे। जिसके तहत जन सहभागिता के आधार पर जो ग्राम पंचायत है उसकी आवश्यकता और जो प्राथमिकता है उसके अनुसार प्रस्ताव जो है उनको विशेष जो ग्राम सभा है उसके द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा, ठीक है। जो आपकी ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत के अंदर, वो अनुमोदन प्रदान करेगी। जो जो प्रस्ताव है कि गांव में ये काम प्रायोरिटी से होने चाहिए, तो क्या जरूरतें हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको अनुमोदित कौन करेगी? ग्राम सभा। और एक समन्वित कार्य योजना जो है वो तैयार करके इसको कहां अपलोड किया जाएगा? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, ठीक है। एक कार्य योजना एक्शन प्लान तैयार करके इसको अपलोड किया जाएगा ग्राम स्वराज पोर्टल पर। फिर ये जो पंचायत विकास योजना है इसको अभियान मोड में संचालित करने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था जन योजना अभियान, ठीक है। इसी से रिलेटेड है ये जन योजना अभियान जो है वो ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी जो है उसको अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति थी। और ये कब स्टार्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये अवधि ध्यान रखना, ये स्टार्ट हुआ है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर
2025 को। कब तक के लिए है? 31 मार्च 2026 के लिए। कब तक है? 31 मार्च 2026 तक के लिए जन योजना अभियान। अब आते हैं, इस कारण से ये आपको पढ़ाई गई है पंचायत विकास योजना। प्रश्न पे आते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को अभियान मोड में सुनिश्चित करने के लिए जन योजना अभियान की अवधि क्या है? ठीक है ना, तो ये अवधि है 2 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 बी। गांधी जयंती वाले दिन ये अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, ये आप प्रश्न को देख लो। अटल भूजल योजना क्यों पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आ जाएगा। अटल भूजल योजना ये आपने बहुत बार सर्वे में पढ़ी होगी। पहली बात तो ये है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि 100% इसमें केंद्र सरकार ही सहायता कर रही है। इसके अलावा इसमें बाहरी एजेंसी जो सहायता कर रही थी वो थी विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है इसमें वित्त पोषण कर रहा था। अगर अपने इसकी समय अवधि की बात करें तो ये अप्रैल 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी योजना। अप्रैल 2020 के अंदर योजना स्टार्ट हुई थी और मार्च 2025 के अंदर जो है इसकी अवधि समाप्त हो गई है। ठीक है ना, अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है योजना। मार्च 2025 में इसकी अवधि जो है वो समाप्त हो चुकी है। इस कारण से इसको यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसकी समय अवधि समाप्त हुई है मार्च 2025 में। ठीक है, अगर बात करें इसकी कवरेज की तो राजस्थान के 17 जिलों के अंदर ये क्रियान्वित थी, जिसकी टोटल 38 ब्लॉक और 1132 ग्राम पंचायतें थी। तो इतना सब याद करने की नीड नहीं है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नाम में ही भूजल है, यानी कि भूजल का संरक्षण करना, भूजल प्रबंधन जो है उसको बढ़ावा देना और समुदाय के अंदर जल उपयोग के लिए जो है भूजल स्तर में जो गिरावट है उसको रोकना, भूजल प्रबंधन करना, भूजल स्तर में गिरावट को रोकना, जन जागरूकता स्थापित करना, है ना। अब इसके प्रमुख घटक अगर देखें अटल भूजल योजना के तो एक तो हो गई सहभागिता जल सुरक्षा योजना, सहभागिता पर बल देना बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय समुदाय की विशेष रूप से की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भूजल प्रबंधन के लिए। अब इसकी जो समापन रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो एज सच कोई काम के नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हो। कि पिछले 3 साल के अंदर 1132 ग्राम पंचायतों में से 137 ग्राम पंचायतों के अंदर भूजल स्तर की गिरावट में आंशिक सुधार या कमी जो है वो दर्ज की गई। 38 पंचायत समितियों में से 7 जो पंचायत समितियां हैं उनके 50% से अधिक कुओं के भूजल स्तर में आंशिक सुधार जो है वो दर्ज हुआ। ठीक है, ये समापन रिपोर्ट थी इस योजना की जो सर्वे में मेंशन्ड है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। अटल भूजल योजना जो है इससे रिलेटेड पहला है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। बिल्कुल सही है। इसकी समय अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक निर्धारित थी। गलत है, मार्च 2025 तक थी। राजस्थान में इसके 17 जिले, 38 ब्लॉक, 1132 ग्राम पंचायतें कवर्ड है। बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? सही। 1 और 3 ही सही है इसमें, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अगली योजना पे चलते हैं। आगे बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है, तो पहले एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। पहली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। पुरानी योजना है, SI 2021 के पेपर में पूछी हुई है। चर्चा में क्यों है बता देता हूं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत गाय, बकरी, भैंस, भेड़ और ऊंट, ये जो देसी पशु हैं इनके लिए एक निशुल्क बीमा जो है वो प्रारंभ किया गया है 1 दिसंबर 2025 से। इन 5 पशुओं के लिए कौन कौन है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और 5वां है ऊंट। इनके लिए निशुल्क बीमा स्टार्ट किया गया है 1 दिसंबर 2025 को, जिस कारण से ये चर्चा में है। और इसके अंदर ये जो बीमा प्रीमियम है इसका 100% जो है राज्य सरकार वहन करेगी। एक तो बीमा कब से स्टार्ट हुआ है? 1 दिसंबर 2025 से। दूसरा ये है कि इसमें बीमा प्रीमियम का 100% जो है वहन कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में अगला आता है पंजीकृत गौशालाओं हेतु अनुदान। अब ये क्या है पंजीकृत गौशालाओं हेतु अनुदान?
तो इसमें जो भी पंजीकृत गौशाला है, कांजी हाउस है या फिर नंदीशाला है, उनके अंदर जो भी अनुपयोगी या दुर्घटनाग्रस्त या फिर रोगग्रस्त जो मवेशी हैं उनके लिए चारा और पानी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है पंजीकृत गौशालाओं के अंतर्गत। ठीक है, जो भी गौशालाएं हैं उनके अंदर या फिर जो कांजी हाउस बने हुए हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हो जो नंदीशाला है, ठीक है, उनके अंदर जो भी आपके अनुपयोगी जिनको बोल सकते हो आप, जिनको छोड़ देते हैं, है ना, या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनके मतलब कोई चोट लगी हुई है या फिर कोई रोगग्रस्त हो गया, ऐसा कोई मवेशी है, तो उनके लिए चारा और पानी जो है उसके लिए जो है सरकार वित्तीय सहायता उनको देती है, इन गौशालाओं को या कांजी हाउसेस को या नंदीशालाओं को। तो वो जो सहायता राशि दे रही थी उस सहायता की दरों में अब वृद्धि की गई है 1 अप्रैल 2025 से, जिस कारण से आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 से इनके अंदर जो है वो वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि कितनी हुई है, तो जो बड़े पशु हैं उनके लिए पहले ये 44 रुपए दिए जाते थे और इसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50 रुपए। जो छोटे पशु थे उनके लिए पहले ये 22 रुपए दी जाती थी और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 रुपए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, तो आप सीधा सीधा इस 2 से गुणा कर दो, सिंपल 2 से गुणा हो रहा है। अगला, खादी और जो ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके द्वारा खादी वस्त्रों पर 50% की छूट की गई है। ठीक है, कितने परसेंट की छूट स्टार्ट की गई, 50% की। कब से, 2 अक्टूबर 2025 से कब तक, 30 जनवरी 2026 तक। ठीक है, ये आपके खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जिनके सिलेबस में है, हर किसी के सिलेबस में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी छूट है, 50% की छूट है। कब से कब तक, 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक। नेक्स्ट, इसके अलावा स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहे हैं, तो इसके तहत जो आपके संरक्षण है, जीर्णोद्धार है मान लो, या फिर विकास कार्य हैं, वो कहाँ कहाँ पर प्रगतिरत है। एक तो वो है दुल्ला राव जी की बावड़ी और बोहरा जी की बावड़ी, जो कि है जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। यहाँ पर कोई खास नहीं है वैसे तो। दूसरा, राजकीय संग्रहालय जो अजमेर है, वहां पर भी ये कार्य चल रहे हैं, संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास के। फिर एक पुरातात्विक उत्खनन कार्य भी प्रगतिरत है। कब से, जनवरी 2026 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पुरातात्विक जो स्थल है उसका उत्खनन भी किया जा रहा है जनवरी 2026 से। कहां पर, ये है झुंझुनू के अंदर रीड का टीला। झुंझुनू के अंदर है रीड का टीला। कहां पर, त्योंदा के अंदर। रीड का टीला, त्योंदा, अगर झुंझुनू की तहसील है या गांव है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। रीड का टीला जो त्योंदा के अंदर है, झुंझुनू के अंदर, वहां पर एक पुरातात्विक जो स्थल है उसका उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ है जनवरी 2026 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आयुध जो संग्रहालय है, जिसको वेपन म्यूजियम बोलते हैं, है ना, वेपन म्यूजियम, आयुध संग्रहालय, उसका भी उद्घाटन हुआ है। कहां पर, बाला किला अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। एक तो जनवरी 2026 से एक स्थल है जिसका नाम है रीड का टीला, जो कि है त्योंदा के अंदर। कहां पर है ये, त्योंदा के अंदर। यहां पर उत्खनन कार्य जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आपके आयुध संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन हुआ है। आयुध संग्रहालय, ये सब सर्वे के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में। आयुध संग्रहालय जो है ये आपका कहां पर जो है वो उद्घाटन हुआ है, बाला किला के अंदर। बाला किला कहां पर है, अलवर के अंदर। बाला किला अलवर के अंदर एक वेपन म्यूजियम जो है उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद एक योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। ये पुरानी योजना है मुख्यमंत्री, इतनी पुरानी भी नहीं है खैर। मुख्यमंत्री जो निशुल्क बिजली योजना है, इसके अंदर 150 यूनिट जो बिजली है वो प्रतिमाह फ्री दी जाती है। 150 यूनिट बिजली जो है प्रतिमाह फ्री दी जाती है। और इसके लिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि लाभार्थी उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है 13 अक्टूबर 2025 से। इसके लिए पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है 13 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, तो अब इतनी जो चीजें पढ़ी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ,
राजस्थान के अंदर पशुपालन और ऊर्जा क्षेत्र की नवीन योजनाओं के बारे में क्या सत्य है? पहला है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर बीमा प्रीमियम का 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें गाय भैंस के साथ ऊंट का बीमा भी निःशुल्क शामिल है, बिल्कुल सही है। गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए अनुदान राशि 44 रुपए से बढ़ाकर 88 नहीं की गई, 50 रुपए की गई है। निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त नहीं दी जाती, 150 यूनिट दी जाती है, और ये 44 नहीं है, ये 50 है। ठीक है, तो 3 और 4 इसमें गलत है। पूछा गया है क्या सत्य है, तो 1 और 2 इसमें सत्य है, तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और था। हाँ, राजस्थान के किस स्थान पर आयुध संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, तो ये आपको बता ही दिया, बाला किला अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपने 2025 की योजनाएं जो है वो कंप्लीट कर ली है, और उसमें 2026 की भी एक योजना पड़ी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो बता ही दिया, फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट करवा चुका हूं, और मैं इसको योजनाओं को 4 पोर्शन में करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, जो योजनाएं हैं आपको मैंने जो पीडीएफ भी दी थी। अब पीडीएफ के लिए कुछ लोग पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ पेड है। ठीक है, इसकी पीडीएफ पेड है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा इको सर्वे उसकी हम 100 रुपए में पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा इको सर्वे कंपाइलेशन मोड में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें, उसमें मैंने पूरा डेमो उसका दिखाया है कि जिसमें आपको योजनाएं जो है वो सारी एक जगह पर कंपाइल्ड मिलेगी। उसकी भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जैसे योजनाओं में क्या क्या किया है, फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है, अलग कर दी सारी 25। फिर जो लेटेस्ट स्कीम जो आज मैंने पढ़ाई है ये अलग कर दी सारी। इसके बाद फिर जो आपके इम्पोर्टेंट स्कीम्स आ जाए, इम्पोर्टेंट स्कीम्स आ गई, जैसे अब इनमें क्या क्या आएंगी, इसमें एक तो इम्पोर्टेंट में आ गई 2024 वाली योजनाएं, 2024 वाली योजनाएं, 2023 वाली योजनाएं, और इसके अलावा जो सरकार की बहुचर्चित योजनाएं जैसे कि मिड डे मील हो गया, है ना, आरजीएचएस हो गया, है ना, ऐसी बहुचर्चित योजनाएं एक चैप्टर में कर दी। फिर जो बच गई उनको अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, उसमें भी कंपाइल किया हुआ है सबको कि बीमा से रिलेटेड योजनाएं एक जगह पर मिलेगी, पेंशन से रिलेटेड योजनाएं एक जगह पर है, कृषि से रिलेटेड योजनाएं एक जगह पर है। तो ये सारी अपने यूट्यूब पर पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर नीतियां सारी एक जगह पर कंपाइल करके दी गई है, सबको कंपाइल करके दिया हुआ। पहले 2025 की नीतियां है, फिर 24 की है, फिर 23 की है, फिर 22 की, इस टाइप से कंपाइल किया हुआ। सारे के सारे आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जो अलग अलग चैप्टर में दिए उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके दिया हुआ। और बहुत सारे जो है चीज़ें वो आप वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और वो पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मैसेज कर देना, मिल जाएगी। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है और आगे आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, इतना कहने के बावजूद भी नहीं किया है तो कर लो यार प्लीज़। थैंक यू।